एंड वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट। तो आज से हम 11th की जर्नी स्टार्ट करेंगे। 11th फिजिक्स का नया सिलेबस स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आज हम जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो एक चीज याद रखो यार कि हर साल सिलेबस चेंज होता है, लेकिन जो टीचर होते हैं आते हैं वही शुरू करते हैं यार। आएंगे पहले फिजिक्स की डेफिनेशन, फिर फिजिकल क्वांटिटी, वही पुरानी चीजें बनाएंगे। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम अपडेट करेंगे। इस ईयर, इस साल बोर्ड ने सिलेबस चेंज किया है। अब चेंज किया तो हम भी चेंज हो जाएंगे और नई नई चीजें, कई डेफिनेशन चेंज कर दिए, बहुत सारा डेटा चेंज कर दिया है। तो हम चेंज डेटा नए हिसाब से सीखेंगे और सारी चीजों को अच्छे से समझेंगे। चलो तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो लास्ट टाइम फिजिक्स की डेफिनेशन पढ़ाते थे हम। फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेनॉन इज कॉल्ड फिजिक्स। इस टाइप की कुछ रिएक्शन होती थी। तो फिजिक्स एक साइंस की ब्रांच है। आपने 10th पास किया है, 10th के बाद आपने साइंस सेलेक्ट किया है। साइंस में कई सारे सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, इस तरह के सब्जेक्ट होते हैं। तो फिजिक्स उनमें से एक ब्रांच है साइंस की, जिसमें हम नेचर मतलब निसर्ग के बारे में पढ़ते हैं और नेचुरल फिनोमेनॉन, नेचर में जो कुछ भी फिनोमेनॉन होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो नेचर और नेचुरल फिनोमेनॉन की स्टडी जिस भी साइंस के ब्रांच में होती है दैट इज कॉल्ड एज फिजिक्स। उसको क्या बोलते हैं? फिजिक्स। तो फिजिक्स को हम कैसे पढ़ेंगे? फिजिक्स में क्या किया जाता है, अलग अलग फिनोमेनॉन का, फिनोमेनॉन मतलब घटना, क्रिया, जैसे बिजली का चमकना, सूरज का उगना, पानी का बरसना, ओके, करंट का जनरेट होना, ये सारी चीजें हैं। तो जो फिजिकल फिनोमेनॉन होते हैं, फिजिक्स में जो फिनोमेनॉन होते हैं उनको स्टडी करने की एक मेथड होती है। उसको अगर आप साइंटिफिकली स्टडी करना चाहते हो, किसी भी प्रोसेस को या किसी भी फिनोमेनॉन को, किसी भी फिनोमेनॉन को, फिनोमेनॉन मतलब प्रोसेस, प्रक्रिया, नेचुरल फिनोमेनॉन को अगर आप साइंटिफिकली स्टडी करना चाहते हो तो उसके कुछ स्टेप होते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, उसका डिटेल्ड एनालिसिस करना होता है। जैसे कि बिजली चमक रही है तो कहां चमक रही है, कैसे चमक रही है, पहले साउंड आ रहा है क्या, पहले लाइट दिख रही है क्या। तो ये सारी चीजों को आपको अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा, उसको अच्छे से ऑब्जर्व करना पड़ेगा, अच्छे से देखना पड़ेगा, बार बार देखना पड़ेगा, एक बार, दो बार, 1000 बार, 5000 बार, इस तरह से उसका डिटेल्ड एनालिसिस करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो डिटेल्ड एनालिसिस में क्या आएगा, उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, कहां हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सारी चीजें आ जाएंगी डिटेल्ड एनालिसिस में। फिर डिटेल्ड एनालिसिस के बाद शुरू होता है प्रेसाइज मेजरमेंट। प्रेसाइज मेजरमेंट मतलब एकदम सिस्टमैटिक, आपको कई चीजें मेजर करनी पड़ेगी। जैसे पहले लाइट दिखती है, बिजली चमकती है तो पहले लाइट दिखती है, तो लाइट कब दिखी, लाइट दिखने के कितने देर बाद आवाज सुनी आई, फिर ऐसा क्यों हुआ। तो ये सारी चीजें, कितने टाइम हुआ, कितने देर तक लाइट दिखी, कितने देर तक आवाज सुनाई दिया, कितना जोर से आवाज सुनाई दिया। तो ये सारी चीजों को हमें मेजर करना पड़ेगा, उसको गिनना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड एज मेजरमेंट, दैट इज कॉल्ड एज मेजरमेंट। और जो फाइनल स्टेट होती है किसी भी साइंटिफिक स्टडी की, नेचुरल फिनोमेनॉन या फिनोमेनॉन के स्टडी की, वो होती है मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। जब तक आप उसका मैथमेटिकल प्रूफ या मैथमेटिकल मॉडल नहीं देते तो वो प्रोसेस एक्सेप्ट होगी क्या? नहीं। जैसे कि आपने 10th में ग्रेविटेशन पढ़ा होगा, ग्रेविटेशन। तो सबसे पहले ग्रेविटेशन किसने डिस्कवर किया? न्यूटन ने डिस्कवर किया। तो सबसे पहले न्यूटन ने क्या किया? प्रेसाइज एनालिसिस किया। क्या किया? उसके सर पे एक एप्पल गिरा तो उन्होंने सोचा क्यों गिरा भाई एप्पल, ऊपर से नीचे ही क्यों गिरा, तो एप्पल के बजाय अगर पत्थर गिरता तो क्या होता, तो एप्पल नीचे ही क्यों गिरा। तो ये सारी चीजें किसमें आ गई? प्रेसाइज एनालिसिस में। उसके बाद क्या किया उसने? मेजरमेंट किया। क्या किया? मेजरमेंट किया। तो एप्पल के बजाय अब उसने स्टोन रिलीज करके देखा, पत्थर फेंक के देखा, उसके बाद उसने कलिंगड़ फेंक के देखा होगा, गांजर फेंक के देखा होगा, केला फेंक के देखा होगा। ठीक है, ऐसी कई सारी चीजें फेंक कर उसने मेजरमेंट किया। और मेजरमेंट करने के बाद उन्होंने क्या किया? एक क्वांटिटी डिटरमाइन की, दैट इज फोर्स। क्या डिटरमाइन की? फोर्स इज इक्वल टू Gm1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, Gm1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो इसको क्या बोलते हैं? दिस इज मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। इसको क्या बोला गया? मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। तो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट देने के लिए, प्रेसाइज मेजरमेंट करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए, ये सारी चीजें क्यों हुई? कोई फिनोमेनॉन सीखने के लिए। तो यहां पर न्यूटन ने कौन सी फिनोमेनॉन सीखी या सिखाई? ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन। तो इसमें ग्रेविटेशन मैथमेटिकल मॉडल देने के लिए उसने क्या क्या स्टडी किया? फोर्स, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, पहले बॉडी का मास,
दूसरे बॉडी का मास। अब इसको 10th में आपने डी स्क्वायर बोला था, डी स्क्वायर भी बोल सकते हो, आर स्क्वायर भी बोल सकते हो। डी क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज। तो ये फोर्स, ये जी, ये m1, ये m2, ये d, ये क्या है ऐसा अगर आपको पूछा गया तो आप बोलोगे सर ये सारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ये सारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो ऐसे क्वांटिटीज, ऐसे पैरामीटर, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसे प्रॉपर्टीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं या फिर इन सारे मेथड में एक्सप्रेस करने के लिए जिनका यूज होता है, दे आर कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटीज। कुछ क्वांटिटीज होते हैं जिनको नॉन फिजिकल भी कहा जाता है, जैसे कि एंगर। आपको गुस्सा आता है, कितना गुस्सा है मेजर कर सकते हो? नहीं मेजर सकते। आप आपके मम्मी से कितना प्यार करते हो? पाव किलो, आधा किलो, 2 किलो, ऐसे नहीं बता सकते ना। या फिर इमोशंस, इनको मेजर कर सकते हैं क्या? नहीं। तो ये क्वांटिटी है लेकिन नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होते हैं? द प्रॉपर्टी, गुणधर्म, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मैटर मतलब एवरीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्युपाइज वॉल्यूम। ऐसा सब कुछ जिसके पास मास है और जो जगह ले लेता है उसे क्या बोलते हैं? मैटर। तो मैटर मतलब इसमें सॉलिड भी आया, लिक्विड भी आया, गैस भी आया। दुनिया में जो कुछ भी है सब मैटर है, ठीक है ना। तो द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, रेडिएशन और इंटरैक्शन। रेडिएशन मतलब, अब आप 10th में ये चीजें नहीं पढ़े होंगे, 11th का थोड़ा सा अलग सा फैशन होता है पढ़ने का। रेडिएशन मतलब एनर्जी ट्रांसफर होना या कुछ इमिट करना। सिंपल सी चीज, सूरज क्या कर रहा है? लाइट रेडिएट कर रहा है। क्या कर रहा है? लाइट रेडिएट कर रहा है, एनर्जी बाहर डालना, उसको क्या बोल सकते हो आप? रेडिएशन, ठीक है ना। द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, रेडिएशन और इंटरैक्शन अमॉन्ग देम, उन दोनों के बीच का इंटरैक्शन। दैट कैन बी सब्जेक्टेड इक्वली, जो कि इक्वली सब्जेक्ट किया जाएगा टू ऑल 3 एलिमेंट्स ऑफ द साइंटिफिक स्टडी। साइंटिफिक स्टडी में हम ये 3 मेथड पढ़ते हैं, तो ये तीनों मेथड को पढ़ने के लिए आप क्या करते हो? कुछ चीजें, कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उसके कंसीडर करते हो जिनको मेजर किया जा सकता है। तो इन सब को क्या बोला जाएगा? फिजिकल क्वांटिटी। तो ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी मैटर इज कॉल्ड एज, और एनी फिनोमिनन, जब आप फिनोमिनन पढ़ोगे, जब प्रोसेस पढ़ोगे, कोई क्रिया पढ़ोगे, तो उस टाइम आप एनालिसिस करोगे उसका, उसको देखोगे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसका मेजरमेंट करोगे। तो मेजरमेंट करने के लिए, मैथमेटिकल मॉडल देने के लिए जो कुछ भी किया जाता है, जो कुछ भी किया जाता है, या जो कुछ भी पैरामीटर उसके, जो कुछ भी प्रॉपर्टीज उसके कंसीडर किए जाते हैं, इन सारे प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज। क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज। तो कितने हैं फिजिकल क्वांटिटीज? इनफाइनाइट नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर देयर। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, फोर्स, मोमेंटम, वर्क, करंट, वोल्टेज, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं, ठीक है। तो अलग अलग तरह के फिनोमिनन इन 3 स्टेप से पढ़े जाते हैं। तो इन 3 स्टेप को पढ़ते वक्त कुछ चीजें हमें कंसीडर करनी पड़ती है, इंटर रिलेशन कंसीडर करने पड़ते हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, एंड दैट प्रॉपर्टीज, दैट इंटरैक्शंस आर कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी की अपडेटेड डेफिनेशन क्या है नवे सिलेबस के हिसाब से? द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, रेडिएशन और इंटरैक्शन अमॉन्ग देम। मैटर, रेडिएशन या उन दोनों के बीच के इंटरैक्शन का सब्जेक्टेड टू इक्वली टू ऑल 3 एलिमेंट्स ऑफ साइंटिफिक स्टडी। साइंटिफिक स्टडी के 3 स्टेप होते हैं, तो इनको स्टडी करते वक्त जो कुछ भी हम चीजें कंसीडर करते हैं, प्रॉपर्टीज कंसीडर करते हैं, उनको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। अब ये फिजिकल क्वांटिटी मेजर करने का एक फिक्स वर्ड होता है, जैसे कि लेंथ मीटर में मेजर करते हैं, मास किलोग्राम में मेजर करते हैं, टाइम सेकंड में मेजर करते हैं। तो आपसे पूछा जाए सेकंड इज व्हाट ऑफ टाइम, तो टाइम क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। टाइम फिजिकल क्वांटिटी का सेकंड यूनिट है। मास फिजिकल क्वांटिटी का किलोग्राम यूनिट है। लेंथ फिजिकल क्वांटिटी का मीटर यूनिट है। तो यूनिट क्या होता है? एक स्टैंडर्ड होता है, एक फिक्स होता है, स्पेसिफिक होता है, ठीक है। तो अब पढ़ेंगे यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो अगर फिजिकल क्वांटिटी जिसको मेजर करना है आपको, तो मेजर करने के लिए एक वर्ड यूज किया जाएगा, एक रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज किया जाएगा जो कभी भी चेंज नहीं होता, तो उसको बोलेंगे यूनिट। ओके, तो द स्टैंडर्ड स्पेसिफाइड मतलब जो फिक्स है, स्पेसिफाई किया, उसको बदलेगा क्या? वो नहीं। द स्टैंडर्ड स्पेसिफाइड टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड स्पेसिफाई किया गया। मतलब कैसे? सपोज किलोग्राम, किलोग्राम क्या होता है? एक प्लैटिनम और इरिडियम, 2 मेटल को मिक्स करके एक एलॉय बनाया जाता है। एक एलॉय का सिलेंडर होता है, एक एलॉय का सिलेंडर होता है जिसका मास, जिसका साइज कभी भी चेंज नहीं होता।
तो इतने को क्या स्पेसिफाई किया गया, इतने को इस सिलेंडर को स्पेसिफाई किया गया 1 किलोग्राम। अब इसका डबल ले लोगे 2 किलोग्राम, 3 पट ले लोगे 3 किलोग्राम, उसके मल्टीपल में 4 पट ले लोगे 4 किलोग्राम। तो इसको क्या बोलेंगे, यूनिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यूनिट। तो किलोग्राम क्या है, किलोग्राम एक स्टैंडर्ड है जो स्पेसिफाई किया गया है, फिक्स किया गया है टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड मास। तो उसको बोलेंगे यूनिट, उसको क्या बोलेंगे, यूनिट। तो यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मतलब द स्टैंडर्ड स्पेसिफाइड टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड फिक्स किया गया है। जैसे मास को मेजर करने के लिए किलोग्राम एक फिक्स किया गया है। प्लैटिनम और इरिडियम का एक एलॉय होता है छोटा सा, उसके वजन को 1 किलोग्राम ऐसे स्पेसिफाई किया गया, तो उसको बोलेंगे यूनिट, दैट इज कॉल्ड एज यूनिट। एक चीज याद रखना, इट इज क्लियरली एंड एग्जैक्टली स्टेटेड, एंड इसको क्लियरली और एग्जैक्टली स्टेटेड होता है। इसका मतलब क्या है, ये कभी चेंज हो सकता है क्या, नहीं। मतलब आज किलोग्राम इतना, कल इतना, परसों इतना, ऐसा होता है क्या, नहीं। उसको फिक्स किया गया, कभी भी ये चेंज नहीं होता, ठीक है। इट्स मल्टीपल आर यूज्ड टू एक्सप्रेस मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो इसके मल्टीपल, इससे डबल होगा 2 किलोग्राम, इससे 5 पट होगा 5 किलोग्राम, इससे 10 पट होगा 10 किलोग्राम। तो इसके मल्टीपल में हम क्या करते हैं, उसका मैग्नीट्यूड मेजर करते हैं। क्या करते हैं, उसका मैग्नीट्यूड मेजर करते हैं। अब व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नीट्यूड, तो एक चीज याद रखो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मेजर करने के लिए आपको दो चीजें लगेंगी, एक न्यूमेरिक वैल्यू और दूसरा यूनिट। तो इस न्यूमेरिक वैल्यू को ही क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड। क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड। अब ये जो मैग्नीट्यूड होता है इस यूनिट के मल्टीपल में होता है। जैसे किलोग्राम हमने फिक्स किया, इतने को बोलेंगे 1 किलोग्राम, इतने को बोलेंगे 2 किलोग्राम, डबल हो गया ना, 3 किलोग्राम, 4 किलोग्राम, 5 किलोग्राम। तो ये जो डिजिट है उसको बोलेंगे मैग्नीट्यूड, और जो किलोग्राम यूज कर रहे हैं हम उसको बोलेंगे यूनिट। उसको क्या बोलेंगे हम, यूनिट। तो फिजिकल क्वांटिटी कैसे एक्सप्रेस की जाती है, न्यूमेरिक वैल्यू प्लस यूनिट। न्यूमेरिक वैल्यू मतलब उसकी मैग्नीट्यूड होती है, ठीक है। तो मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी या एक्सप्रेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, तो फिजिकल क्वांटिटी को कैसे मेजर किया जाएगा, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी टाइम्स अ यूनिट मेजर्स ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। मतलब जो फिजिकल क्वांटिटी है वो कितने मल्टीपल है। सपोज अब ये ऐसा, ये मेजर करना है आपको, तो ये क्या है, हमारे जो प्लैटिनम इरिडियम बॉक्स के डबल है, 2 टाइम्स है, ये 1 और ये 1, ये 1 टाइम, ये 1 टाइम। तो ये क्या हो गया, 2 किलोग्राम। इसका मीनिंग क्या हो गया, ये जो बॉडी है प्लैटिनम इरिडियम बॉक्स के, जिसको 1 किलोग्राम हमने फिक्स किया है, स्पेसिफाई किया है, इसके ये डबल है और उसका यूनिट क्या है, किलोग्राम है। तो ये दो क्या हो गई, इसकी मैग्नीट्यूड, और किलोग्राम क्या हो गया, इसका यूनिट हो गया, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट कंसिस्ट ऑफ, मेजरमेंट की प्रोसेस में क्या किया जाता है, हाउ मेनी टाइम्स, कितने टाइम, कितने मल्टीपल टाइम्स है वो, हाउ मेनी टाइम्स अ यूनिट मेजर्स ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। तो ये फिजिकल क्वांटिटी का कितने मल्टीपल है, इज प्रेजेंट इन द क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड, जिसको मेजर किया गया उसमें इसके कितने टाइम्स प्रेजेंट है, उसको इस तरह से मेजर किया जाता है, ठीक है। तो मेजर्ड वैल्यू इज एक्सप्रेस एज, तो जो वैल्यू मेजर की गई उसको कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू न्यूमेरिक वैल्यू प्लस न्यूमेरिक वैल्यू इनटू यूनिट। तो न्यूमेरिक वैल्यू मतलब उसका मैग्नीट्यूड होता है, और मैग्नीट्यूड क्या होता है, एक फिक्स क्वांटिटी के मल्टीपल में होता है, उसके 3 टाइम, उसके 10 टाइम, उसके 5 टाइम, एंड दैट फिक्स क्वांटिटी इज कॉल्ड एज यूनिट। उसको क्या बोलते हैं, यूनिट। तो कभी भी याद रखना फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस इन n इंटू यू, और याद रखना ऐसे क्या हो जाएगा, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। तो यूनिट जितना बड़ा होगा न्यूमेरिक वैल्यू उतनी कम होगी। जैसे कि 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम होता है, बरोबर है। तो हमें पता है किलोग्राम बहुत बड़ा होता है, किलोग्राम बड़ा है ग्राम से, तो किलोग्राम बड़ा, तो उसके साथ की न्यूमेरिक वैल्यू कितनी है, 1 है। और ग्राम छोटा है, ग्राम छोटा है, तो न्यूमेरिक वैल्यू कितनी है, 1000। तो यूनिट जितना छोटा होगा उतनी न्यूमेरिक वैल्यू बड़ी होगी। तो n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। n मतलब न्यूमेरिक वैल्यू, उसके मल्टीपल की वैल्यू, और u मतलब क्या होता है, यूनिट होता है। क्या होता है, यूनिट होता है। जैसे कि n क्या होता है, इट इज मल्टीपल ऑफ दैट यूनिट मेजर, जो यूनिट आपने फिक्स किया है उसका मल्टीपल ऑफ मेजर होता है वो, ठीक है। उसके मल्टीपल 10 पट, 5 पट, ऐसे। तो जैसे कि हमने फिक्स किया कि भाई इतने को हम क्या बोलेंगे, 1 मीटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 1 मीटर। अब अगर मैंने इतना डिस्टेंस ले लिया, तो इसको मैं इसको उठाऊंगा, यहां पर रखूंगा 1 मीटर, उसके बाद ये 1 मीटर, उसके बाद ये 1 मीटर, उसके बाद ये 1 मीटर, उसके आगे और उसके बाद ये 1 मीटर। तो कितने हो गए, 1 1 1 1 1। तो ये जो लेंथ है मेरी, इसके 5 टाइम्स है, 5 टाइम्स है। तो मैं इसको क्या बोलूंगा, 5 मीटर। तो ये मेरा यूनिट था, इस यूनिट को मैंने मल्टीपल कर दिया, उसके मल्टीपल कर दिया कितने बार,
1 2 3 4 5, तो 5 मीटर हो गया। तो ये हो गई मेरी फिजिकल क्वांटिटी। लेंथ क्या हो गई मेरी फिजिकल क्वांटिटी। ये न्यूमेरिक वैल्यू हो गई मेरा मल्टीपल किसके, यूनिट के। मैंने यूनिट फिक्स किया था, इतने डिस्टेंस को मैं 1 मीटर बोलूंगा, तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने उसके 1 पट, 2 पट, 3 पट, 4 पट, 5 पट, तो उसको मैंने बोला 5 मीटर। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट, और मैग्नीट्यूड क्या होता है, यूनिट का मल्टीपल होता है, यूनिट का मल्टीपल होता है। ठीक है, अब आप जो यूनिट यूज करते हो वो यूनिट में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ गुणधर्म, कुछ रिक्वायरमेंट होने चाहिए। तो यूनिट कैसा होने चाहिए, अब पुराना सिलेबस में अलग था, नए सिलेबस में सारी चीजें अपडेटेड हो गई है। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट ऑफ गुड यूनिट, तो गुड यूनिट कैसे होना चाहिए, उसके रिक्वायरमेंट, उसके गर्जा, उसके रिक्वायरमेंट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड यूनिट क्या है। 2-3 मार्क के लिए क्वेश्चन थ्योरी में आ सकता है, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स और व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड यूनिट। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि यूनिट मस्ट नॉट चेंज विथ, बदलना नहीं चाहिए, टाइम एंड प्लेस, मतलब जगह और ठिकान, इसके हिसाब से यूनिट बदलना चाहिए क्या, नहीं, वरना क्या, यहाँ मंगल के दिन हमारे पास अपने पास बाजार होता है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो बैंगन खरीद रहे हो आप ये किलोग्राम में है, और कंधार में चले जाओ आप, वहां पर बैंगन खरीद रहे हो वो लीटर में खरीद रहे हैं, ऐसा चलेगा क्या, नहीं चलेगा ना। तो यूनिट टाइम के हिसाब से और प्लेस के हिसाब से बदलना चाहिए क्या, नहीं। नांदेड़ में भी किलोग्राम में मेजर करते हैं, बॉम्बे में भी किलोग्राम में मेजर करते हैं, दिल्ली में भी किलोग्राम मेजर करते हैं शुगर। ठीक है ना, तो हर चीज का यूनिट प्लेस के हिसाब से और टाइम के हिसाब से फिक्स होना चाहिए, और इन्वायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से भी सेम होना चाहिए। नहीं तो समर में आप मिल्क किलोग्राम में मेजर कर रहे हो, विंटर में लीटर में मेजर कर रहे हो, ऐसे चलेगा क्या, नहीं। तो इन्वायरमेंटल कंडीशन, टाइम और प्लेस के हिसाब से यूनिट कभी नहीं बदलता, इट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। किसी भी टाइम पे चले जाओ यूनिट सेम रहेगा, किसी भी प्लेस पे चले जाओ यूनिट सेम रहेगा, किसी भी इन्वायरमेंटल कंडीशन में फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट चेंज नहीं होता। दूसरी चीज इट इज इजीली अवेलेबल। नहीं तो 5-5 लाइन का यूनिट, जैसे संस्कृत के श्लोक होते ना इतना लंबा, अब याद करने बहुत मुश्किल हो जाएगा ना, वो यूनिट बहुत आसान होते हैं, सेकंड इतना सा है, मीटर इतना सा है, सेंटीमीटर इतना सा है, केल्विन इतना सा है, ऐसे 5-5 लाइन का यूनिट है क्या, ऐसे नहीं होता। तो यूनिट इट इज इजीली अवेलेबल, आराम से अवेलेबल चाहिए, एंड एक्यूरेटली रिप्रोड्यूसेबल। अब रिप्रोड्यूसेबल का मतलब क्या है, सपोज आपको शुगर खरीदना है, शुगर, तो आप शुगर मिनिमम किस में खरीदोगे, किलोग्राम में, 1 किलोग्राम शुगर लाओगे। लेकिन अगर आपको गोल्ड खरीदना है, अगर आप किसी सोनार के पास, मतलब गोल्ड शॉप पे चले गए और उसको बोले अरे 5 किलो गोल्ड दे रहे, वो पागल हो जाएगा, उसको अटैक आके मर जाएगा ना, ऐसे होता है क्या, नहीं। आप गोल्ड किस में खरीदते हो, ग्राम में खरीदते हो, ग्राम में। तो किलोग्राम का ग्राम में कन्वर्जन करने आना चाहिए। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, सबको पता है, 10 टू द पावर 3, मतलब 1000 ग्राम होते हैं, तो इसको बोलते हैं कन्वर्जन। तो यूनिट ऐसे चाहिए जिसको इजीली रिप्रोड्यूस करने आना चाहिए, अपने जरूरत के हिसाब से उसको रिप्रोड्यूस करना आना चाहिए। जैसे कि आपको शुगर खरीदनी थी तो किलोग्राम यूज किया, और गोल्ड खरीदना है तो ग्राम यूज किया, ग्राम छोटा हो गया, किलोग्राम बड़ा हो गया। ज्वारी खरीदनी है, क्विंटल में खरीदोगे, तो इस तरह से उसको इजीली चेंज करने आना चाहिए आपको। ठीक है, तो यूनिट शुड बी इजीली अवेलेबल और रिप्रोड्यूसेबल, ये होना चाहिए। उसके बाद इट शुड बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, इसको जागतिक मान्यता चाहिए। मतलब हम इसको बोल रहे हैं कि मास किलोग्राम में मेजर करेंगे, अब ब्रिटिश वाले क्या बोल रहे हैं, नहीं नहीं हम मास पाउंड में मेजर करेंगे। अब रशिया वाले बोल रहे हैं नहीं नहीं हम मास सेकंड में मेजर करेंगे, ऐसे चलेगा क्या, नहीं। तो पूरे दुनिया के लोगों ने इसको एक्सेप्टेड होना चाहिए कि भाई हम सब जनों कसम खाते हैं कि मास को हम किलोग्राम में ही मेजर करेंगे। तो ऐसे उसको यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस चाहिए, सबकी परमिशन चाहिए कि हाँ भाई चलो मीटर लेंथ के लिए आप यूज कर सकते हो, सभी हम मिलके मीटर को लेंथ के लिए यूज करेंगे। तो ऐसे यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस चाहिए। ठीक है, उसके बाद यूनिट शुड बी इम्पेरिशेबल। इम्पेरिशेबल मतलब अनाशवंत, मतलब वो डिस्ट्रॉय होना चाहिए क्या, नहीं। वरना क्या पता लगा आज हमने मास बोला, मेरा वजन 70 किलोग्राम है, सुबह उठे भूल गए, अरे मैंने मास किसमें मेजर किया था, क्या था वो, डिस्ट्रॉय हो गया। ऐसे है क्या, नहीं। हजारों साल से चलते आ रहा है, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, ठीक है, ये डिस्ट्रॉय होते हैं क्या, नहीं। तो ये इम्पेरिशेबल होते हैं। यूनिट कैसे चाहिए, इम्पेरिशेबल चाहिए। ठीक है, उसके बाद इट शुड बी इजी टू फॉर्म मल्टीपल ऑफ यूनिट। तो यूनिट का मल्टीपल करना इजी होना चाहिए, वरना हे 2.333251 इसका मल्टीपल करो, करने आएगा क्या, वो नहीं करने आएगा ना भाई। तो आराम से इसका मल्टीपल, इसके पट मल्टीपल करना
इजी होना चाहिए, ठीक है ना। तो यूनिट का मल्टीपल इजी करके हमें क्या मिलेगी, न्यूमेरिक वैल्यू है, जिसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड बोलेंगे। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड ऑब्टेन करने के लिए हमें क्या करना होता है, एक स्पेसिफिक, एक फिक्स, एक स्पेसिफाइड मेजर्स को उसका मल्टीपल में कन्वर्ट करता होता है, एंड दैट स्पेसिफाइड मेजर इज कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। उसको क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। तो ये थोड़ा सा अपडेटेड स्टाइल में है, ना कि पुराने बोरिंग स्टाइल में है, तो आप अच्छे से समझना। और थोड़ा सा हमने फैशन को चेंज कर दिया, समझ में आया। तो ये सारी चीजें हमने बढ़िया से डिस्क्राइब कर ली। पहले हमने सीखा फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली क्या होता है, फिजिक्स में जिसको भी हम मेजर कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। और कुछ क्वांटिटी ऐसे भी होते हैं जिनको मेजर नहीं किया जा सकता, जैसे इमोशन है, लव है, एंगर है, फीलिंग है आदमी के, इसको नहीं मेजर कर सकते, इसको कहते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तो इनकी डेफिनेशन इन्होंने कैसी की, द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, मैटर मतलब पदार्थ, रेडिएशन और इंटरैक्शन अमॉन्ग देम दैट कैन बी सब्जेक्टेड इक्वली to all three element of scientific study, namely detailed analysis किया, मेजरमेंट किया, प्रेसाइज मतलब डिटेल मेजरमेंट किया, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। तो ये तीन स्टेप करने के लिए जो कुछ भी आप यूज करोगे रिलेशन, दैट रिलेशंस आर कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी मेजर करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, यूनिट यूज करेंगे। उसके मल्टीपल में हम उसके न्यूमेरिक वैल्यू या मैग्नीट्यूड पता करते हैं। मेजरमेंट कैसे किए जाते हैं फिजिकल क्वांटिटी के, न्यूमेरिक वैल्यू इनटू यूनिट। न्यूमेरिक वैल्यू क्या होती है, एक फिक्स के मल्टीपल में होती है, दैट फिक्स इज कॉल्ड एज यूनिट। उसको क्या बोलेंगे, यूनिट। और रिक्वायरमेंट क्या है गुड यूनिट के, ये चेंज नहीं होना चाहिए प्लेस, टाइम और इन्वायरमेंटल कंडीशन के साथ, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, इजीली रिप्रोड्यूस होना चाहिए अपने जरूरत के हिसाब से, यूनिवर्सल एक्सेप्टेड, पूरे दुनिया ने इसको एक्सेप्ट किया होना चाहिए। इट शुड बी इम्पेरिशेबल मतलब ये खत्म नहीं होना चाहिए, सालों साल से चल रहा है। और उसके बाद इट शुड बी इजी टू फॉर्म मल्टीपल ऑफ यूनिट, यूनिट के मल्टीपल बनाना इजी होना चाहिए, बिकॉज हमें उससे न्यूमेरिक वैल्यू मेजर करनी होती है। आराम आराम से समझो, चीजों को रियलाइज करो। सारा जो नॉलेज है, सारा जो सिलेबस है वो अपडेट हो चुका है। पुरानी चीजें पढ़ाने में मतलब नहीं। जो पुराने सिलेबस के कंसेप्ट थे उनको मैं बहुत आसानी से आपको पढ़ा सकता हूं, लेकिन वो अपडेट हो चुके हैं। वही 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 बहुत बोर हो गया। थोड़ा सा हार्ड मेथड यूज करेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देख लो क्या बोल रहा है ये, कि कैन यू कॉल अ फिजिकल क्वांटिटी स्मॉल और लार्ज विदाउट स्पेसिफाइंग स्टैंडर्ड। पहले तो समझो, स्टैंडर्ड स्पेसिफाई करना मतलब यूनिट, फॉर कंपैरिजन एक्सप्लेन करो बोल रहा है। वेरी सिंपल। आपको क्या बोला गया है, एक बंद कमरा है, इसमें क्या किया मैंने, एक वायर लटकाया, ऐसे इतना वायर लटकाया। अब 3 ऑब्जर्वर है, 1 2 3। अब इन्हें क्या करना है, अंदर जाना है और बाहर आके मुझे आंसर करना है कि वायर कैसा है। तो अब सपोज ये बंदा क्या करेगा, ये बंदा देखेगा, ये जो पोल होते हैं, पिलर्स होते हैं हमारे पोल, इस पे लाइट के वायर टंगे हुए होते हैं। अब ये वायर देखेगा, ये वायर देख के अंदर जाएगा, इसको देखेगा, बाहर आएगा और इसको क्या बोलेगा कि ये वायर बहुत शॉर्ट है, बोलेगा वेरी शॉर्ट। तो वेरी शॉर्ट से आपको क्या समझेगा, कितना शॉर्ट भाई, कितना शॉर्ट, इतना क्या, कितना शॉर्ट, ऐसे आप कुछ एक्सप्लेन कर सकते हो क्या, नहीं एक्सप्लेन कर सकते, ठीक है। अब ये जाएगा, सपोज ये बंदा क्या बोल सकता है इसको कि क्या बोल सकता है, हाँ वायर अच्छा खासा लंबा है, ऐसे बोल सकता है इसको। ओके, इट इज लॉन्ग। ये क्या बोल सकता है, ये अच्छा खासा, वेरी लॉन्ग, पॉसिबिलिटी है ना, ऐसे वो बोल सकता है। तो वेरी शॉर्ट, लॉन्ग, इससे हम कंपैरिजन कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, बिकॉज इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। मतलब कितना शॉर्ट भाई, इतना शॉर्ट। तो ऐसे हम कंपैरिजन कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो कंपैरिजन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफाई करना पड़ेगा स्टैंडर्ड, एंड दैट स्टैंडर्ड स्पेसिफाइड इज कॉल्ड एज यूनिट। उसको क्या बोलेंगे, यूनिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यूनिट। तो विदाउट यूनिट आप क्वांटिटी को कंपेयर कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। मेजर ही नहीं कर सकते तो कंपेयर कहां से करोगे, ठीक है। तो देख लो इसका आंसर कैसे आएगा, it is meaningless to call a physical quantity small or large without specifying a standard for comparison। तो कंपैरिजन करने के लिए विदाउट यूनिट किसी क्वांटिटी को स्पेसिफाई करना, ये मीनिंगलेस होगा। क्या होगा, ये मीनिंगलेस होगा, ठीक है। सपोज किसी ने गोल्ड खरीदा, एंड दैट गोल्ड इज सपोज 1000 ग्राम, कितना, 1000 ग्राम। और एक ने गोल्ड खरीदा कितना, 3 किलोग्राम,
कितना 3 किलोग्राम। ठीक है, अब मैं आया, मैं बोला कि भाई मैंने 1000 गोल्ड खरीदा, और एक आया उन्हें बोला मैंने 3 गोल्ड खरीदा। अरे 3 गोल्ड खरीदा और 1000 गोल्ड खरीदा, तो आप क्या बोलोगे? 1000 वाला ज्यादा है, बरोबर है, बट 1000 ग्राम आपको पता है कम होगा, बिकॉज 1000 ग्राम इज 1 किलोग्राम। तो उसके साथ कुछ रेफरेंस स्टैंडर्ड स्पेसिफाई करना जरूरी हो जाता है। तो विदाउट यूनिट आप उसको कंपेयर कर सकते हो क्या? नहीं, ये मीनिंगलेस हो जाएगा। ठीक है, तो आपको एक स्पेसिफिक रेफरेंस यूज करना पड़ेगा जिसको हम यूनिट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी कांट प्रेडिक्ट द लेंथ ऑफ वायर फ्रॉम द मेजरमेंट, वायर इज प्रीटी शॉर्ट। अब कोई बोल रहा है वायर इज प्रीटी शॉर्ट, अरे प्रीटी शॉर्ट मतलब कितना शॉर्ट? हम इमेजिन कर सकते हैं क्या कितना शॉर्ट होगा? वो नहीं हो सकता। अब अलग अलग आदमी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होगा, कोई 10 मीटर को भी शॉर्ट बोलेगा, कोई 5 मीटर को भी शॉर्ट बोलेगा, और कोई हमारे तरफ ऐसे नमूने भी होते हैं जो 2-2 किलोमीटर के वायर को भी शॉर्ट बोलेंगे। बोल सकते हैं ना भाई, ठीक है ना? तो प्रीटी शॉर्ट से हम उसको कोई कुछ उसके लेंथ कंसीडर कर सकते क्या? नहीं कर सकते। मच लॉन्गर वायर मतलब कितना मच लॉन्गर भाई, ऐसे हम कंसीडर कर सकते हैं क्या? नहीं। क्यों? बिकॉज प्रीटी शॉर्ट, मच लॉन्गर, ये जो वर्ड्स है ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, मतलब किसको भी आप प्रीटी शॉर्ट और प्रीटी लॉन्ग बोल सकते हो। ठीक है, तो दीज वर्ड्स ऑफ डेली लाइफ आर सो फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है, मतलब हम इसको भी शॉर्ट बोल सकते हैं, इसको भी शॉर्ट बोल सकते हैं, इसको भी शॉर्ट बोल सकते हैं। ठीक है, इसको भी लॉन्ग बोल सकते हैं, इसको भी लॉन्ग बोल सकते हैं, कई लोग नमूने ऐसे भी होंगे इसको भी लॉन्ग बोल देंगे। तो यहां पर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होगी, तो हम उसको कंपेयर कर सकते हैं क्या? नहीं। तो इसलिए हेंस द ऑब्जर्वेशन इन फिजिकल साइंस, तो फिजिक्स में ऐसे ऑब्जर्वेशन होते हैं क्या? प्रीटी स्मॉल, प्रीटी लार्ज, मच स्मॉल, ऐसे नहीं होते। आर जनरली क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वांटिटेटिव मतलब आपको एक आंकड़ा फिक्स करना पड़ेगा। भाई ये जो वायर है 5 मिलीमीटर का है, 5 मिलीमीटर का, बहुत छोटा है, 5 मिलीमीटर का है। एक वायर बहुत बड़ा है, 10 किलोमीटर का है, 10 किलोमीटर का है, समझ रहे हो? तो 10, 5, 15 इसको बोलेंगे क्वांटिटेटिव। क्या बोलेंगे? क्वांटिटेटिव। अब आपसे कहा जाए कि मैंने 1000 ग्राम गोल्ड लिया, मैंने 1500 ग्राम गोल्ड लिया, तो कोई टेंशन नहीं आएगा, आप 100% बोलोगे कि भाई 1500 ग्राम गोल्ड ज्यादा है किससे? 1000 ग्राम से। तो अगर क्वांटिटेटिव मेजरमेंट करोगे 1000, 1500, तो उससे आप इजीली उसको स्पेसिफाई कर सकते हो। तो जनरली क्वांटिटेटिव दैट इज दे आर एक्सप्रेस विथ न्यूमेरिक वैल्यू। तो उनको क्या किया जाता है? न्यूमेरिक वैल्यू से एक्सप्रेस किया जाता है। तो हमेशा याद रखना, किसी भी जगह पर मेजरमेंट कैसे किया जाता है? मेजरमेंट कैसे किया जाता है? मेजरमेंट कैसे किया जाता है? सपोज आपको क्या करना है, ये क्वांटिटी मेजर करनी है, ये क्वांटिटी मेजर करनी है, ओके, इसका मास मेजर करना है। तो इसके लिए हमने एक रेफरेंस स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया कि इसको हम बोलेंगे 1 किलोग्राम। इसको क्या बोलेंगे हम? 1 किलोग्राम। अब आप क्या करोगे? आप रेशियो फाइंड आउट करोगे। ये गिवन क्वांटिटी है, ये गिवन क्वांटिटी को रेफरेंस स्टैंडर्ड से डिवाइड करोगे, रेफरेंस स्टैंडर्ड से डिवाइड करोगे। ठीक है, तो इसको इससे डिवाइड करोगे, तो कैसे डिवाइड करोगे? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। ठीक है, ये इसको इससे डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा? 4। तो ये क्या है? 4 किलोग्राम है। ये रियल नंबर आया ना, रियल नंबर आया, प्योर रियल नंबर आया। तो ये क्वांटिटी कितनी है? 4 किलोग्राम। कैसे पता लगा? जो फिक्स क्वांटिटी थी, जिसको हमने यूनिट स्पेसिफाई किया, फिक्स किया, उससे हमने गिवन क्वांटिटी को डिवाइड कर दिया, और जो कुछ भी रेशियो आया दैट नंबर फॉलोड बाय यूनिट, यूनिट इंपॉर्टेंट है, 4 किलोग्राम या ग्राम, ये यूनिट इंपॉर्टेंट है। तो इसको इस तरह से हम क्या करते हैं? किसी भी जगह का मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, तो मेजरमेंट कैसे होगा? रेशियो ऑफ गिवन क्वांटिटी विथ अ फिक्स स्पेसिफाइड क्वांटिटी। फिक्स स्पेसिफाइड क्वांटिटी जिसको हमने किलोग्राम बोला था, गिवन क्वांटिटी को फिक्स स्पेसिफाइड क्वांटिटी से हमने डिवाइड कर दिया, तो एक्सप्रेस्ड एज अ पॉजिटिव रियल नंबर। एक पॉजिटिव रियल नंबर आया, तो सिर्फ नंबर आता है क्या? नहीं, उसके साथ क्या होना पड़ता है? अलॉन्ग विथ यूनिट। तो उसका यूनिट भी इसके साथ कहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो गिवन क्वांटिटी को अगर आप गिवन स्टैंडर्ड से डिवाइड कर दोगे, तो जो नंबर आएगा फॉलोड बाय दैट यूनिट, दैट इज नथिंग बट योर मेजरमेंट। उसको क्या बोलेंगे? मेजरमेंट। सपोज अब एक क्वांटिटी इतनी बड़ी है, ये आपको मेजर करनी है, तो आप क्या करोगे? एक फिक्स क्वांटिटी से इसको डिवाइड कर दोगे। अब इससे डिवाइड करना मतलब ये 1, ये 2, ये 3, कितने पोर्शन? 4, 5, उसके मल्टीपल, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10। तो दोनों का डिवीजन कितना आया? 10। ये कितना था? 1 किलोग्राम, ये यूनिट था ना इसका, तो ये कितना आ जाएगा? 10 किलोग्राम। तो इसके ये
10 पट है ना, तो दैट 10 इज कॉल्ड एज न्यूमेरिक वैल्यू एंड किलोग्राम इज कॉल्ड एज यूनिट, उसको क्या बोलेंगे, यूनिट। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हैं। तो मेजरमेंट करते समय हम क्या करेंगे, गिवन क्वांटिटी को एक रेफरेंस क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे और जो भी रेशियो आएगा फॉलोड बाय प्रॉपर यूनिट इज कॉल्ड एज मेजरमेंट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। तो इस तरह से हम उसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो विदाउट स्पेसिफाइंग अ फिक्स क्वांटिटी हम किसी चीज का कंपैरिजन कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, वो मीनिंगलेस होगा, ठीक है। तो जिसको भी आपको मेजर करना है उसको क्या बोलेंगे, हम क्वांटिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्वांटिटी बोलेंगे। तो क्वांटिटी दो टाइप के होते हैं, एक होती है फिजिकल क्वांटिटी, एक होती है नॉन फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी मतलब जिनको भी हम मेजर कर सकते हैं, जिनको भी हम मेजर कर सकते हैं, जैसे लेंथ, यस मेजर कर सकते हैं, जैसे मास, यस मेजर कर सकते हैं, जैसे टाइम, यस मेजर कर सकते हैं, जैसे वर्क, यस मेजर कर सकते हैं, जैसे फोर्स, यस मेजर कर सकते हैं, जैसे मोमेंटम मेजर कर सकते हैं। तो इन सबको क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। और कुछ क्वांटिटी ऐसे होते हैं जिनको मेजर नहीं किया जा सकता, उनको क्या बोलेंगे, नॉन फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। जैसे एंगर, गुस्सा, गुस्सा मेजर कर सकते हैं क्या, कितने किलो गुस्सा है, ऐसे होता है क्या, नहीं। जैसे लव, आप अपने मम्मी से, आजकल मम्मी से कोई प्यार नहीं करता यार, ओके, आप हमें लव बोले कि दूसरा ज्यादा था आपको, ठीक है ना, तो आप आपके मम्मी से कितना लव करते हो, ऐसे मेजर कर सकते हो कि आप नहीं 15 किलो लव करता हूं, नहीं मैं 5 ही ग्राम करता हूं, ऐसे नहीं होता। तो इन चीजों को हम मेजर नहीं कर सकते। जैसे इमोशंस, इमोशंस को हम मेजर कर सकते हैं क्या, नहीं मेजर कर सकते। तो दे आर कॉल्ड एज नॉन फिजिकल क्वांटिटी। अब ये जो फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं ना, ये दो टाइप के होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा होता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। इनकी डेफिनेशन अच्छे से मैं लिख के दूंगा, आपको टेंशन मत लेना, पहले समझ लेना आप। क्वांटिटी जो भी कुछ है उसको बोलेंगे क्वांटिटी। क्वांटिटी दो तरह की होती है, एक होती है फिजिकल क्वांटिटी, दूसरी होती है नॉन फिजिकल क्वांटिटी। जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, इन सबको हम मेजर कर सकते हैं। जिनको मेजर नहीं कर सकते उनको बोलते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी के दो टाइप होते हैं, एक होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा होता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो सपोज आपको लेंथ मेजर करना है तो डायरेक्टली मेजर करो ना यार, कोई फॉर्मूला है क्या, नहीं। सपोज आपको मास मेजर करना है, डायरेक्टली मेजर करो। सपोज आपको टाइम मेजर करना है, डायरेक्टली मेजर करो। तो सारी चीजें तो डायरेक्टली मेजर होगी, ऐसे नहीं होता। सपोज आपको वेलोसिटी मेजर करना है तो वेलोसिटी डायरेक्टली मेजर नहीं होती, पहले आपको डिस्प्लेसमेंट मेजर करना पड़ेगा, फिर आपको टाइम मेजर करना पड़ेगा, फिर आपको डिवाइड करना पड़ेगा। और सिंपल एग्जांपल देता हूं, सपोज आपको एरिया मेजर करना है तो पहले आपको लेंथ मेजर करना पड़ेगा, फिर आपको ब्रेथ मेजर करना पड़ेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एरिया डायरेक्टली मेजर होता है क्या, नहीं, पहले आपको लेंथ मेजर करना पड़ेगा, फिर ब्रेथ, फिर दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो जो डायरेक्टली मेजर नहीं किए जा सकते उनको बोलेंगे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलेंगे, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। और जो मेजर करने के लिए, जो गिनने के लिए किसी पे डिपेंड नहीं करते, अब ये लेंथ किसी पे डिपेंड नहीं करती भाई, डायरेक्ट मेजर करो, लेंथ हाँ इतनी खत्म, मास हाँ इतना खत्म, टाइम हाँ इतना खत्म, उसके बाद टेम्परेचर, टेम्परेचर मेजर करने के लिए किसी और फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को क्या बोलेंगे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जो बेसिक होता है। और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी मतलब ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जो मेजर करने के लिए किसी और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करते हैं। और फिजिकल क्वांटिटी मतलब किस पे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे। दो या दो से ज्यादा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे अगर वो डिपेंड करते हैं तो उसको बोलेंगे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि वॉल्यूम, वॉल्यूम मेजर करना है, क्या करना पड़ेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तीनों को मल्टीप्लीकेशन करने के बाद क्या मिलेगा, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम मेजर करने के लिए वॉल्यूम डिपेंड ऑन लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो दिस वॉल्यूम इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो मेजरमेंट के लिए अगर वो दूसरे पे डिपेंड है या सिंपली जिसके फॉर्मूले होते हैं दे आर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, और जिसके फॉर्मूले नहीं होते उसको बोलेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को बोला जाता है फंडामेंटल यूनिट। क्या बोला जाता है, फंडामेंटल यूनिट। अब सीधा नॉर्मल सा डिस्कशन करेंगे हम। लेंथ का यूनिट होता है मीटर, मास का होता है किलोग्राम, टाइम का होता है सेकंड, टेम्परेचर का होता है केल्विन या डिग्री सेल्सियस। तो मीटर लेंथ का यूनिट है, लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी है इसलिए मीटर फंडामेंटल यूनिट है। किलोग्राम मास का यूनिट है, मास फंडामेंटल क्वांटिटी है इसलिए किलोग्राम फंडामेंटल यूनिट है। सेकंड टाइम का यूनिट है, टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी है इसलिए सेकंड फंडामेंटल यूनिट है। केल्विन टेम्परेचर का यूनिट है, टेम्परेचर फंडामेंटल क्वांटिटी है बिकॉज ये मेजरमेंट के लिए किसी पे डिपेंड है क्या, नहीं, इसलिए केल्विन फंडामेंटल यूनिट है। लेकिन ये मीटर पर सेकंड, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, टाइम का सेकंड, डिवाइडेड बाय का डिवाइडेड बाय मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड इज यूनिट ऑफ वेलोसिटी एंड वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, हेंस वेलोसिटी इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी।
हेंस मीटर पर सेकंड इज डिराइव्ड यूनिट। ये कौन सा यूनिट होगा? डिराइव्ड यूनिट। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट, और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को बोलेंगे डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, अब इनके डिटेल डेफिनेशन अभी 2 मिनट में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीजें अच्छे से लिखते जाओ या बार बार स्क्रीनशॉट लेते जाओ। 4G के बच्चे बनो, अच्छे से आप पॉज करके लिख लेते जाओ, नोट्स वगैरह बढ़िया से नोट करते जाओ। ठीक है, तो हमने 2 तरह के फिजिकल क्वांटिटी पढ़े, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो सिंपल सिंपल से डेफिनेशन होते हैं इनके, देख लो। अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इज अ फिजिकल क्वांटिटी हुज मेजरमेंट, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसका मेजर करना डज नॉट डिपेंड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी, जिसको मेजर करने के लिए दूसरे फिजिकल क्वांटिटी मेजर करने की जरूरत नहीं है। दैट इज इट कैन बी डायरेक्टली मेजर, जिनको डायरेक्टली मेजर किया जाता है उनको क्या बोलेंगे? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, या फिर इनका दूसरा नाम होता है, इनको बेस क्वांटिटी भी बोलते हैं। एनसीईआरटी में बेस क्वांटिटी ही बोलते हैं इनको। ठीक है, तो इट इज आल्सो कॉल्ड एज बेस क्वांटिटी। तो इनका दूसरा नाम क्या है? बेस क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, इनको डायरेक्टली मेजर किया जाएगा। इनको मेजर करने के लिए कोई और चीज मेजर करने की जरूरत नहीं होती, इसलिए इनको बोलेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट होता है उसको बोला जाता है फंडामेंटल यूनिट। क्या बोला जाता है? फंडामेंटल यूनिट। जैसे कि लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर, तो मीटर एक फंडामेंटल यूनिट है। मास का यूनिट क्या है? किलोग्राम, तो किलोग्राम एक फंडामेंटल यूनिट है। टाइम का यूनिट क्या है? सेकंड, तो सेकंड एक फंडामेंटल यूनिट है। ठीक है, तो द यूनिट मेजर ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का जिस भी यूनिट से मेजरमेंट किया जाता है, मेजर किया जाता है, उसको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट, या फिर उसको बेस यूनिट बोलते हैं। बिकॉज फंडामेंटल क्वांटिटी को ही बेस क्वांटिटी बोलते हैं ना, तो फंडामेंटल क्वांटिटी या बेस क्वांटिटी, इसी तरह फंडामेंटल यूनिट या बेस यूनिट। अब इसके कॉन्वर्सली जो होता है दैट इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, मतलब जो डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हम, उसको क्या बोलेंगे? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी इज अ फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है हुज मेजरमेंट, जिसका मेजरमेंट डिपेंड्स ऑन, कम से कम टू, ज्यादा से ज्यादा कितना भी ले सकते हो, टू और मोर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, तो दे आर कॉल्ड एज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। उसको क्या बोलेंगे? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि एरिया, अब ये फॉर्मूले याद रख लो, बहुत ज्यादा काम आएंगे। एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ फंडामेंटल, ब्रेथ फंडामेंटल, तो एरिया 2 फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड है। लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लीकेशन करोगे एरिया मिलेगा। उसके बाद स्पीड, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो स्पीड 2 फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड है, डिस्टेंस और टाइम का डिवीजन। उसके बाद वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब क्षेत्र, वॉल्यूम मतलब घनफल, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो वॉल्यूम 3 फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड है। उसके बाद डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है पता है आपको? मास अपॉन वॉल्यूम। आज के आज याद कर लो, ये फॉर्मूले बहुत काम आएंगे आगे। मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास फंडामेंटल है लेकिन वॉल्यूम तो डिराइव्ड होगा ना, फिर से वॉल्यूम की जगह लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो डेंसिटी इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फादर इज इक्वल टू मदर, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, फादर इज इक्वल टू मदर, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, अच्छे से पढ़ लेना, बाकी 8, 9, 10 में आपने पढ़ा होगा, रिवाइज कर लो, फोर्स अपॉन एरिया। उसके बाद पावर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम, बराबर। उसके बाद मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, एम फॉर मास, वेलोसिटी का वेलोसिटी। वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इंपल्स क्या होता है? फोर्स इंटू टाइम, हमेशा याद रखना, फोर्स इंटू टाइम होता है, इंपल्स इज फोर्स इंटू टाइम। तो ये फॉर्मूले आपको डायरेक्टली याद कर लेने हैं। ठीक है, तो अब डिराइव्ड, ये सारे क्या हो गए? डिराइव्ड यूनिट हो गए, बिकॉज इनके फॉर्मूले है। तो डिराइव्ड यूनिट मतलब क्या? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को क्या बोलेंगे? डिराइव्ड यूनिट। क्या बोलेंगे? डिराइव्ड यूनिट। तो यूनिट ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को क्या बोलेंगे? डिराइव्ड यूनिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डिराइव्ड यूनिट। जैसे एरिया का, ये मीटर, ये मीटर, मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। अब ये मीटर डिवाइडेड बाय टाइम मतलब मीटर पर सेकंड, मीटर 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 3 बार मीटर मतलब मीटर क्यूब। मास क्या होता है? किलोग्राम, और वॉल्यूम का क्या होता है? मीटर क्यूब, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब। फोर्स का क्या होता है? मास का किलोग्राम। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूटन। साइंटिस्ट न्यूटन ने बहुत कंट्रीब्यूशन किया है फोर्स में, इसलिए इसको न्यूटन बोला जाता है।
अब फोर्स का यूनिट न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो प्रेशर का क्या होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पावर वर्क का क्या होता है, वर्क का होता है जूल, वर्क का क्या होता है जूल, तो पावर का क्या आ जाएगा जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड, ऊपर जूल नीचे सेकंड। इंपल्स का क्या आ जाएगा फोर्स का न्यूटन, टाइम का सेकंड, न्यूटन सेकंड, न्यूटन सेकंड। और मोमेंटम का क्या आएगा, मास का होता है किलोग्राम और वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब कई चीजें जिनकी 10th बराबर नहीं हुई है उनको ये चीजें हार्ड लग सकती है, आपके पास एक ही ऑप्शन बच्चा, इसको मेमोराइज कर लो, अच्छे से याद करके समझ लो किसका यूनिट क्या है और किसका फॉर्मूला क्या है। एटलीस्ट आगे की चीजें समझने के लिए आपको इतने फॉर्मूले याद होना जरूरी है। तो बेसिक लॉजिक इज दैट मेजरमेंट के लिए किसी पे डिपेंड नहीं करता फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी या बेस फिजिकल क्वांटिटी, उसके यूनिट को फंडामेंटल यूनिट या बेस यूनिट। मेजरमेंट के लिए दो या दो से ज्यादा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे आप डिपेंड हो, दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड एज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, और उसके यूनिट को बोलेंगे डिराइव्ड यूनिट। अब यूनिट्स एंड मेजरमेंट के चैप्टर में का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तो हर चैप्टर में काम आएगा सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, फंडामेंटल या बेस फिजिकल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हमने देखा। तो द होल सेट ऑफ, सभी का सेट यूनिट, सभी यूनिट आ गए इसमें, कौन कौन से, ऑल, दैट इज ऑल फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट टेकन टुगेदर फॉर्म सिस्टम ऑफ यूनिट। तो सारे फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट को कंबाइन करके जो सेट बनेगा, दैट सेट इज कॉल्ड एज सिस्टम ऑफ यूनिट। तो बहुत तरह के सिस्टम ऑफ यूनिट थे, हमें 4 सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ने हैं। पहला सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है, द ब्रिटिश इंपेरियल एफ एफ मतलब फुट, पी मतलब पाउंड, एस मतलब सेकंड, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। ये 1824 की बात है। ब्रिटिश लोग डिस्टेंस मेजर करने के लिए फुट यूज करते थे, या फिर इसको लेंथ बोलेंगे हम, लेंथ मेजर करने के लिए फुट यूज करते थे, मास मेजर करने के लिए पाउंड यूज करते थे, और टाइम मेजर करने के लिए सेकंड। तो इसको कंबाइन करके एक ब्रिटिश इंपेरियल सिस्टम बनी जिसका नाम था एफपीएस सिस्टम। तो द सिस्टम इन विच लेंथ इज मेजर्ड इन फुट, 12 इंच का 1 फुट होता है, मास इज मेजर्ड इन पाउंड एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड, इज कॉल्ड एज एफपीएस सिस्टम। ये 1824 की बात है, ठीक है। उसके बाद सेकंड आई द फ्रेंच मेट्रिक सीजीएस सिस्टम, ठीक है। फ्रेंच मेट्रिक, मेट्रिक ने, फ्रेंच मेट्रिक सीजीएस सिस्टम, सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, एस फॉर सेकंड। तो इसमें लेंथ जो थी वो सेंटीमीटर में मेजर की गई, मास जो था वो ग्राम में मेजर किया गया, और टाइम जो था वो सेकंड में मेजर किया गया। तो ऐसे सिस्टम को बोलेंगे फ्रेंच मेट्रिक सीजीएस सिस्टम, और ये 1874 की बात थी, मतलब इसके बाद की बात है वो, ठीक है। अब उसके बाद थर्ड सिस्टम आई द एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम को मैट्रिक सिस्टम भी बोलते हैं, याद रखना, एमकेएस सिस्टम को मैट्रिक सिस्टम भी बोलते हैं, कंफ्यूज मत होना। ये फ्रेंच मैट्रिक है और ये मैट्रिक है, दिस इज नॉट मैट्रिक, दिस इज फ्रेंच मैट्रिक एंड दिस इज मैट्रिक सिस्टम, ओके। तो यह मतलब लेंथ मीटर में, मास किलोग्राम में, और टाइम अगर सेकंड में मेजर करोगे तो उसको बोलेंगे एमकेएस सिस्टम, और ये 1889 की बात है। अब एमकेएस सिस्टम को बार बार अपडेटेड किया गया, रिविजिट किया गया, अपडेट किया गया, रिविजिट किया गया, अपडेट किया गया। तो लास्ट अपडेट कब हुआ, 1946 में, 1946 में एमकेएस सिस्टम को लास्ट टाइम अपडेट किया गया। कैसे अपडेट किया गया, अच्छे से देखो, नोट में लिखा है वो, द एमकेएस सिस्टम गोज थ्रू सेवरल रिवीजन, सेवरल रिवीजन मतलब बार बार उसको अपडेट किया गया। इट्स लास्ट वर्जन मतलब उसका लास्ट अपडेशन इज, क्या नाम था उसका, RMKSA सिस्टम, RMKSA सिस्टम। इसका नाम क्या था, रैशनलाइज्ड मीटर किलोग्राम सेकंड एम्पियर सिस्टम। RMKSA सिस्टम, रैशनलाइज मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। ये कब की बात है, 1946 की। और फाइनली 1960 में एक फाइनल सिस्टम आई जो अभी भी हम मानते हैं, एंड दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज एसआई सिस्टम, जो हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी। उसको क्या बोलेंगे, एसआई सिस्टम। क्या बोलेंगे, एसआई सिस्टम। तो एसआई सिस्टम क्या होता है, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ द यूनाइट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ द यूनाइट इज कॉल्ड एज एसआई सिस्टम। उसको क्या बोलते हैं, एसआई सिस्टम, और ये 1960 की बात है। तो सबसे पहले 1824 में ब्रिटिश सिस्टम आई जिसमें फुट पाउंड सेकंड यूज किया गया लेंथ मास टाइम मेजर करने के लिए। उसके बाद 1874 में एक सिस्टम आई जिसका नाम रखा गया फ्रेंच मैट्रिक सीजीएस सिस्टम, जिसमें लेंथ सेंटीमीटर, मास ग्राम और टाइम सेकंड में मेजर किया गया।
फिर अपडेशन हुआ, उसके बाद 1889 में मीटर किलोग्राम सेकंड एक मेट्रिक सिस्टम आई, और उसके बाद मेट्रिक सिस्टम को बार बार अपडेट किया गया। लास्ट टाइम 1946 में अपडेट हुआ, और ये जो अपडेशन था दैट इज RMKSA सिस्टम, रैशनलाइज मीटर किलोग्राम सेकंड एम्पियर सिस्टम, और फाइनली इसको अपडेटेड करके बनी SI सिस्टम। क्या बना? SI सिस्टम। तो आइए ये SI सिस्टम क्या है इसको डिटेल में जान लेते हैं। ठीक है, अब ये पुराने सिलेबस की अलग चीज है, नए सिलेबस में अलग चीज है, ठीक है ना। तो SI सिस्टम क्या होता है? तो SI ये जो अब्रीवेशन है, अब्रीवेशन मतलब सिंपल फॉर फ्रेंच वर्डिंग। क्या है फ्रेंच वर्डिंग? क्या है? ली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनाइट्स। ली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनाइट्स, ली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनाइट्स को क्या बोला जाता है? SI सिस्टम। तो SI का अब्रीवेशन, SI सिंबल किसके लिए है? फ्रेंच में ली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनाइट्स, या इंग्लिश में इसको बोलेंगे द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनाइट्स। तो इसके जगह रखा गया SI सिस्टम। ये कब हुआ? एट 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर। तो ये वेट्स और मेजर के रिलेटेड कुछ रूल डिसाइड करने के लिए हर कंट्री का एक एक्सपर्ट बंदा फिजिक्स में मेरे जैसा उठाया गया, और कुछ कॉन्फ्रेंस वगैरह हुई उसकी। तो 1960 में ये डिस्कवर हुआ, 1960 में डिस्कवर हुआ। तो SI सिस्टम ने क्या किया? SI सिस्टम में 1960 में सिर्फ 7 फंडामेंटल यूनिट दिए, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। आगे मैं आपको डिटेल में दूंगा उसका। तो ये 7 फंडामेंटल यूनिट दिए कब? 1960 में। फिर 20th, ऐसा ये कितनी कॉन्फ्रेंस थी? 11वीं कॉन्फ्रेंस थी। तो 11वीं कॉन्फ्रेंस में सिर्फ 7 फंडामेंटल यूनिट दिए थे। तो 11 के बाद 12, 13, 14, फिर क्या 20वीं कॉन्फ्रेंस हुई? कितनी? 20th कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें क्या किए गए? 2 सप्लीमेंट्री यूनिट ऐड किए गए। 2 सप्लीमेंट्री यूनिट जिसको बोलते हैं रेडियन, जो भी ये भी बताऊंगा मैं आपको, अभी बताऊंगा, डोंट वरी। रेडियन और स्टेरेडियन, रेडियन और स्टेरेडियन। आप सिर्फ इतना याद रखना, रेडियन प्लेन एंगल का यूनिट होता है, बताऊंगा मैं प्लेन एंगल क्या होता है, और जो स्टेरेडियन है ये सॉलिड एंगल का यूनिट होता है। तो ये कब हुआ? ये हुआ 20वें कॉन्फ्रेंस में। ये कब हुआ? 20वें कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, तो अब आज हम इनको क्या बोलते हैं? ये दोनों को ऐसे डिराइव्ड यूनिट बोलते हैं जिसके डायमेंशन नहीं होते। डायमेंशन नहीं होते मतलब डायमेंशन हमें पढ़ना है, ये चैप्टर का पूरा प्राण डायमेंशन में छुपा हुआ है। डायमेंशन मतलब इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, डायमेंशन लेस होते हैं वो। ठीक है, मैं बताऊंगा डायमेंशन क्या होता है। तो आज के डेट में इसको कैसे जाना जाता है? नाउ डेज दे आर नोन एज डिराइव्ड यूनिट विद डायमेंशंस, विदाउट डायमेंशन, डिराइव्ड यूनिट विदाउट डायमेंशन या डायमेंशन लेस। ठीक है, तो अब फाइनली लास्ट बार SI यूनिट को कब अपडेट किया गया? तो SI unit was recently revised at 20th May 2019. This is very historic date because this is the birthday of Sajid sir. Okay, birthday वो भी रियल है, पता नहीं। हमारी मम्मी बोलती है कि बच्चे जब तू पैदा हुआ था तब, ऐसा मतलब अंदाजे की डेट है वो। तो 20th May 2090 is my date of birth. डेट ऑफ बर्थ। ओके, तो ये रिविजिट हुआ 20 में 2019 की, मतलब लास्ट ईयर की ये बात है। तो इसमें क्या किया गया? द रिवाइज्ड SI स्पेसिफाइज एग्जैक्ट न्यूमेरिक ऑफ 7 कांस्टेंट। तो इसमें एग्जैक्ट 7 कांस्टेंट डिसाइड किए गए, जिसके मल्टीपल में आपको क्या करना था? यूनिट को मेजर करना था। हमने लास्ट में देखा कि आप क्या करते हो? एक फिक्स क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके मेजरमेंट करते हो। तो वो क्या है? अभी ये नए सिलेबस में आया, पुराने सिलेबस में ये चीजें नहीं है। तो दस रिवाइज्ड SI स्पेसिफाई 20 में 2019 को क्या फिक्स किया गया? क्या नई चीज इन्होंने ऐड की? 7 कांस्टेंट, 7 कांस्टेंट। कौन से? अभी बताऊंगा मैं आपको, टेंशन नहीं लेना। आर यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट डिराइव्ड यूनिट। तो डिराइव्ड यूनिट कंस्ट्रक्ट करने के लिए 7 कांस्टेंट दिए गए। तो पुरानी जो सिस्टम थी उसमें सिर्फ 7, 1960 में सिर्फ 7 फंडामेंटल यूनिट दिए गए। 20वें कॉन्फ्रेंस में 7 फंडामेंटल यूनिट के साथ 2 सप्लीमेंट्री यूनिट ऐड किए गए। और अभी जो लास्ट कॉन्फ्रेंस हुई 20 में 2019 को अपडेट किया गया SI सिस्टम को, तो उसमें 7 कांस्टेंट। तो अभी क्या क्या आया? 7 कांस्टेंट, 7 फंडामेंटल यूनिट, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट और बहुत सारे डिराइव्ड यूनिट। तो इतनी चीजें सारी मिलके बनी सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्या बनी? सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो अब हम क्या देखेंगे? 7 फंडामेंटल यूनिट, 7 कांस्टेंट, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट एंड लॉट्स ऑफ डिराइव्ड यूनिट। तो अब SI सिस्टम का डिटेल वर्क समझने की कोशिश करते हैं। आराम से समझना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, पूरी चीजें नए सिलेबस की है। अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस SI सिस्टम ने 7 डिफाइनिंग कांस्टेंट दिए हैं, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी दिए हैं, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी दी है। लेकिन 1995 में
कि सप्लीमेंट्री नाम की कैटेगरी रिजेक्ट हो गई और सप्लीमेंट्री कैटेगरी को ही क्या बोला गया, डिराइव्ड कैटेगरी विच डोंट हैव डायमेंशन। और बहुत सारे डिराइव्ड क्वांटिटी दिए, वो हमें पूरे चैप्टर भर पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले कांस्टेंट पढ़ते हैं, ये पुराने सिलेबस में नहीं होती। ये क्या है, हाइपरफाइन ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी ऑफ सीसीएम। इसका सिंबल है ये डेल्टा। ये क्या होता है, डेल्टा। अब आप ज्यादा टेंशन मत लेना इसका, बिकॉज यू आर न्यू ना, और ये न्यू है, डेल्टा है, इसको डेल्टा पढ़ते हैं, इसको न्यू पढ़ते हैं, सिंबल है। और ये सीएस क्या है, सीसीएम। 91 92 63 17 70 वाइब्रेशन, 91 92 63 17 70 वाइब्रेशन का एक कांस्टेंट है कि हाइपरफाइन ट्रांजिशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। एक फ्रीक्वेंसी होती है, ज्यादा टेंशन मत लेना, फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ वाइब्रेशन होते हैं। इसको मैं डिटेल भी समझा सकता हूं, या डिटेल ही चाहिए तो हमारे चैनल ऑफ फिजिक्स पे जाके, ऑफ फिजिक्स पे सीबीएसई का पहला लेक्चर देख लेना, उसमें आपको ये बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। ये कांस्टेंट है, ओके। ऑफ फिजिक्स में फिजिकल वर्ल्ड का पहला लेक्चर या यूनिट्स एंड मेजरमेंट का पहला लेक्चर देख लेना, उस पे का सीबीएसई का, आपको समझ जाओगे आप, ठीक है। तो इसका यूनिट होता है हर्ट्ज, इसका यूनिट होता है हर्ट्ज, एक कांस्टेंट है ये, ठीक है। तो जैसे कैपिटल जी एक कांस्टेंट था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वैसे ये के कांस्टेंट है, ठीक है। उसके बाद दूसरा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी होती है, ये इतनी होती है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली इसको हम 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड लेते हैं। इसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। उसके बाद प्लैंक्स कांस्टेंट, इसको अप्रोक्सीमेटली हम 6.63 इंटू 10⁻34 बोलेंगे जूल सेकंड। ये यूनिट याद रखो बेटा, बहुत काम आएंगे, बहुत काम आएंगे। प्लैंक्स कांस्टेंट का यूनिट जूल सेकंड, परफेक्टली याद कर लो, मैं रट्टा मार लो। स्पीड ऑफ लाइट मीटर पर सेकंड, हाइपरफाइन ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी ऑफ सीसीएम हर्ट्ज, उसका यूनिट होता है हर्ट्ज। एलिमेंट्री चार्ज, ये मिल्लिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में डिस्कवर हुआ था। मिल्लिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है, जो कि अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसका नाम पता होना जरूरी है। और हम अप्रोक्सीमेट इसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलोम होता है, ठीक है। उसके बाद बोल्टमन्स कांस्टेंट, कई बुक में इसको केबी भी बोल देते हैं, ओके। केबी 1.38 इतना सारा होता है, लेकिन हम 1.38 इंटू 10⁻⁻23 लेते हैं। इसका यूनिट याद रखना प्लीज, हाँ, जूल पर केल्विन है, केल्विन नीचे है, ओके। उसके बाद अवोगाड्रोस नंबर, ये मोल के कंसेप्ट में आ जाएगा, 6.023 इंटू 10⁻23 ले लेते हैं हम अप्रोक्सीमेटली, और इसका यूनिट होता है पर मोल। इसका यूनिट क्या होता है, पर मोल। उसके बाद ल्यूमिनस इफिशियंसी, ये है के सी डी फॉर कैंडेला, ये 683 है, और इसको ल्यूमिनस पर वैट बोला जाता है, या फिर कैंडेला भी बोलते हैं, ल्यूमिनस पर वैट या कैंडेला भी बोल देते हैं, ठीक है। अब 7 फंडामेंटल यूनिट कौन कौन से हैं, लेंथ, लेंथ का मीटर, मीटर का सिंबॉलियम, मास, मास का किलोग्राम, किलोग्राम का केजी, टाइम, टाइम सेकंड में मेजर करते हैं, यस। थर्मोडायनामिक, टेम्परेचर, केल्विन के में मेजर करते हैं, अपडेट हो गया, कंफ्यूज मत होना। पुराने सिलेबस में सेल्सियस, केल्विन दोनों भी यूज कर सकते थे, लेकिन नए सिलेबस में टेम्परेचर नहीं कहना, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर कहना, हीट से रिलेटेड, थर्मो मतलब हीट, डायनामिक मतलब फ्लो, हीट का फ्लो जब टेम्परेचर डेवलप होता है तो केल्विन उसका यूनिट है। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है एम्पियर, फंडामेंट ऐसा यूनिट उसका। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, प्रकाशाची तीव्रता, ओके, तो ये कैंडेला में मेजर करते हैं, ठीक है। कैंडेला में तीव्रता, बल्ब लाते हो ना आप, बड़ा बल्ब होगा तो उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल में मेजर करते हैं, पूरा वर्ड मोल, और उसका सिंबल होता है MOL। अब इन एडिशन टू 7 फंडामेंटल यूनिट देयर आर 2 अदर यूनिट, दे आर कॉल्ड एज सप्लीमेंट्री यूनिट गिवन बाय SI सिस्टम, दैट इज प्लेन एंगल, और प्लेन एंगल का यूनिट होता है रेडियन, और दूसरा होता है सॉलिड एंगल, और इसका यूनिट होता है स्टेरेडियन। लेकिन 1995 में ये कैटेगरी खत्म हो गई और इसको डिराइव्ड यूनिट ही बोला गया। और डिराइव्ड यूनिट कौन से, ऐसे डिराइव्ड यूनिट जिनको डायमेंशन नहीं होते। अभी डायमेंशन क्या है देखेंगे हम आगे। तो यहां पर हम दो चीजें समझ लेते हैं, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। तो एक चीज याद रखना, प्लेन एंगल सर्कल का पार्ट होते हैं, किसका, सर्कल का, और सॉलिड एंगल स्फीयर का, समझते हो, स्फीयर मतलब 3 डायमेंशनल। सॉलिड एंगल किसका पार्ट होते हैं, स्फीयर का पार्ट होते हैं। जैसे तरबूज काटोगे आप तो सॉलिड एंगल होगा, तरबूज स्फीयर होता है ना। या फिर आप क्या करो, ठीक है चलो, सर्कल, तो सर्कल का सेंटर होता है और स्फीयर का भी सेंटर होता है, बराबर। तो सर्कल के सेंटर पे ये जो ऐसा एक हम कट करेंगे तो इसको बोलेंगे हम आर्क, बराबर, आर्क, आर्क यस, कंस, और इसको बोलेंगे रेडियस, इसको क्या बोलेंगे, रेडियस। तो यहाँ पे जो बनेगा दैट इज एंगल, उसको क्या बोलेंगे, एंगल। तो फॉर्मूला क्या होता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, बराबर। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। तो यस क्या हो गया, आर्क, और आर क्या हो गया, रेडियस। तो हमेशा याद रखना एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है, और इसका जो यूनिट होता है दैट इज रेडियन, इसको क्या बोलते हैं, रेडियन। तो अब 1 रेडियन कब होगा, 1 रेडियन कब होगा, अगर 1 रेडियन कब होगा, जब आर्क इज इक्वल टू रेडियस होगा। तो आर्क और रेडियस कैंसिल हो जाएंगे और आंसर कितना आएगा, 1 रेडियन, RAD उसका सिंबल होता है, 1 रेडियन, ठीक है। तो अगर ये रेडियस और आर्क
अगर सेम हो गए तो वहां पर एंगल कितना क्रिएट होगा, 1 रेडियन। तो रेडियस जितने आर्क ने इस पे जितना एंगल किया है उसको बोलेंगे 1 रेडियन। रेडियस जितने आर्क ने सेंटर ऑफ सर्कल पे जितना एंगल किया है उसको बोलेंगे 1 रेडियन। समझ में आया? तो दिस इज प्लेन एंगल, इसको क्या बोलेंगे, प्लेन एंगल। प्लेन एंगल का फॉर्मूला याद रखो, आर्क अपॉन रेडियस, इसका यूनिट रेडियन होता है। और 1 रेडियन एंगल कब होता है, जब आर्क इज इक्वल टू रेडियस होता है। अगर आर्क बरोबर रेडियस हो गया तो एंगल कितना होगा, 1 रेडियन। तो रेडियस जितने आर्क ने जितना एंगल बनाया है उसको बोलेंगे 1 रेडियन। हमारा एक फेसबुक पेज है द हिंद ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, उस पे मैंने 1 रेडियन का एनिमेटेड वीडियो दे दिया है, आप देख सकते हो। ठीक है, अब सर्कल के बजाय हमने स्फीयर ले लिया और उसका इतना पार्ट हमने कट किया, तो इसके सेंटर पे कुछ ऐसा 3 डायमेंशनल, समझ रहे हो, कुछ ऐसा ये 3 डायमेंशनल, ओके, ऐसा 3 डायमेंशनल। तो ये जो एंगल बनेगा, दिस एंगल इज कॉल्ड एज सॉलिड एंगल। इसको क्या बोलेंगे, सॉलिड एंगल। और सॉलिड एंगल इज डिनोटेड बाय डी ओमेगा। और सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। तो एरिया कौन सा लेना है, ये एरिया लेना है, इतना, उसका जो सरफेस एरिया होता है ये एरिया लेना है, एरिया डिवाइडेड बाय ये रेडियस का स्क्वायर। तो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर। और सॉलिड एंगल का यूनिट होता है स्टेरेडियन। क्या होता है, स्टेरेडियन। और 1 स्टेरेडियन कब होगा, एंगल 1 स्टेरेडियन कब होगा, जब एरिया इज इक्वल टू आर स्क्वायर जितने एरिया ने स्पीयर के सेंटर पे जो एंगल किया है दैट इज कॉल्ड एज स्टेरेडियन। उसको क्या बोलेंगे, स्टेरेडियन। समझ में आया? सपोज हमने क्या किया, लेट मी चेक कि पेज है या नहीं। पेज होगा तो मैं आपको बता दूंगा कि जो मेहंदी का कोन होता है या आइसक्रीम का कोन होता है, ऐसे होता है वो, या फिर जो शाहूकार लोग पूड़ी बांधते हैं, ऐसे कागज लेके ऐसे राउंड कर लेते हैं, ऐसे बना देते हैं। तो ये आगे का एरिया आ जाएगा उसके, और इस सेंटर पे ये जो कोन करेगा, वो ये जो एंगल करेगा उसको बोलेंगे सॉलिड एंगल। एंड सॉलिड एंगल इज डिनोटेड बाय डी ओमेगा, इसको बोलते हैं ओमेगा। ये थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये प्लेन एंगल सर्कल में, प्लेन में, और ये 3 डायमेंशनल में ये क्या हो जाएगा, सॉलिड एंगल। तरबूज को अगर आप ऐसे काटोगे और एक चाक उसकी निकाल के अंदर देखोगे तो दैट इज सॉलिड एंगल, उसको क्या बोलेंगे, सॉलिड एंगल। तो एक चीज याद रखना, प्लेन एंगल सर्कल में होता है, सॉलिड एंगल स्फीयर में होता है। प्लेन एंगल का फॉर्मूला आर्क अपॉन रेडियस होता है, सॉलिड एंगल का फॉर्मूला एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर होता है। अगर प्लेन एंगल का यूनिट होता है रेडियन, सॉलिड एंगल का यूनिट होता है स्टेरेडियन। तो आर्क इज इक्वल टू रेडियस अगर हो गया तो रेडियस जितने आर्क ने सेंटर पे जितना एंगल किया है उसको बोलेंगे 1 रेडियन। ओके, रेडियस स्क्वायर जितने एरिया ने स्फीयर के सेंटर पे जितना एंगल किया है इसको बोलेंगे 1 स्टेरेडियन। समझ में आया? उसको बोलेंगे 1 स्टेरेडियन। तो सिंपल सी चीज है, सर्कल में प्लेन एंगल होता है और स्फीयर में सॉलिड एंगल होता है। सीधा सीधा बड़ा सा तरबूज लो, ऐसे उसको काटो, उसको बाहर निकालो और देखो अंदर, वो होगा सॉलिड एंगल। ये आइसक्रीम का कोन, उसके अंदर देखो, दैट इज सॉलिड एंगल। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी चीजें कंप्लीट हो गई, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन के लिए विजिट करें हमारे यूट्यूब चैनल्स कोटा पैटर्न साइंस वाला, ऑफ फिजिक्स, फेसबुक पेज द हिंद ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। Do not forget to like, subscribe and share our channels Kota Pattern Science Wala and of Physics, and also the Facebook page The Hind Group of Institution. Thank you.